हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर काशिफ सर। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमें आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ना है। आज जो है हम इस वीडियो में जो आपका इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि हम ये जानते हैं कि नेशनलिज्म यूरोप को, हमने जैसे इंट्रोडक्शन बात की थी कि नेशनलिज्म यूरोप जो है यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर एक एक कंट्रीज ने जो थी अपनी बेसिकली आइडेंटिटी को बनाना शुरू किया था। एक एक कंट्री नेशन बनना शुरू हुई थी। तो सबसे पहले फ्रांस वो कंट्री थी या पहली सीढ़ी थी जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप को लाई। तो फ्रांस ने बेसिकली पहली सीढ़ी होते हुए अपने टारगेट को अचीव किया। टारगेट को अचीव मतलब ये कि फ्री हुई कहां से, फ्रॉम मोनार्कियल फॉर्म, जो मोनार्कियल मतलब राजा महाराजाओं वाली जो गवर्नमेंट थी उससे अपने आप को फ्री करा और बिकेम द फर्स्ट नेशन एज अ रिपब्लिक नेशन। और पहला ऐसा नेशन बना यूरोप में जो कि एक रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक या फिर प्रजातंत्र राज्य या स्टेट कहलाया, ठीक है, जिसकी अपनी प्रोमिनेंट टेरिटरी थी और वहां के लोग जो थे वो क्या कहलाए, फ्रेंच पीपल कहलाए, ठीक है। तो फ्रांस वो पहला कंट्री था जिसने अपने आप को आजाद कराया, कहां से, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और एज अ रिपब्लिक नेशन वो बन के आया। ओके, अब देश तो बन गया, लेकिन देश के बनने के बाद देश आजाद तो मतलब हो गया, लेकिन अब देश आजाद होने के साथ साथ देश को बनाना भी जरूरी है। देश किससे बनता है, वहां के लोगों से। तो वहां के लोगों से कैसे बनेगा, मानी बात है कि देश के लोगों में से देश तभी बनता है जब देश के लोगों में एक कलेक्टिव सेंस हो। कलेक्टिव सेंस का मतलब बोले तो कि अब वो अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पर माने कि वो जो है वो फ्रेंच पीपल है। भाई जैसे कि हम अपने इंडिया में हम लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ में अपने आप को क्या कहते हैं, इंडियन है, ऐसी वहां के लोगों को भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देनी। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, इट वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। कि फ्रेंच से ही जो था नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई थी। और ये कब हुआ था, डेट जरूर याद रखिएगा फॉर योर एमसीक्यू, 1789। तो नेशन बना, लेकिन नेशन बने, देश तो मतलब आजाद हो गया, नेशन बन गया, लेकिन अब वहां पे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को लाना था। तो अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को कि मतलब वहां के लोग समझे कि हम आजाद हैं और हमें जो है बेसिकली फ्रेंच पीपल के तौर पे कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है वो चीज। तो उसके लिए क्या हुआ, कुछ स्टेप्स लिए गए। तो स्टेप्स कौन कौन से थे, द स्टेप्स टेकन फॉर कलेक्टिव आइडेंटिटी आर, सबसे पहले एक आइडिया डेवलप किया गया और उस आइडिया को फ्रेंच भाषा में जो बोलते हैं ला पैट्री एंड ली सिटियोन, ठीक है, ला पैट्री एंड ली सिटियोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जैसे हम अपने यहाँ मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं, ऐसी ला पैट्री मतलब फादरलैंड। तो वो हमने कहा कि फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है और यहाँ पे रहने वाले ली सिटिजन, यहाँ के जो रहने वाले सारे सिटीजन हैं उनको इक्वल राइट्स हैं यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। मतलब फ्रेंच जो है वो यहाँ के इस कंट्री के सिटीजन हैं और उनको इक्वल राइट्स हैं, मतलब वो यूनाइटेड कम्युनिटी के अंदर रह सकते हैं। ओके, तो ला पैट्री मतलब फादरलैंड और ली सिटीजन मतलब कि उनको इक्वल राइट्स मिले एज अ सिटीजन इस कंट्री के अंदर। ओके, तो ये एक आइडिया डेवलप किया गया। फादरलैंड का मतलब पितृभूमि, और एक ये कि ये हर नागरिक यहाँ पे समान है और समान अधिकार उनको मिले गए। दूसरा स्टेप क्या हुआ, न्यू फ्रेंच फ्लैग डेवलप हुआ। जैसे आप अपने इंडिया में जानते हो कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ इंडियन फ्लैग, तिरंगा जो था वो डेवलप किया गया और तिरंगा झंडा आज तक हम लोग जो है एज अ नेशनल फ्लैग उसको मानते आए, ठीक है। ऐसे इनके अंदर भी, यहाँ भी इनके फ्रेंच फ्लैग में भी ट्राई कलर्स का फ्लैग हुआ और वो ट्राई कलर फ्लैग जो था डेवलप किया गया। मतलब कि ये कि हमारा देश आज़ाद है और ये हमारे देश का एक झंडा है, ये फ्लैग है जो कि हमें आज़ादी का प्रतीक बताता है, जिससे कि हम ये सेंस हो सके वी आर फ्री फ्रॉम द मोनार्कियल गवर्नमेंट, कि हमारे यहाँ अलग अलग अब गवर्नमेंट्स नहीं है, अलग अलग झंडे नहीं है, बल्कि हम सब लोग एक ही झंडे के तले इस कंट्री में रहते हैं और ये झंडा हमारे देश का प्रतीक है। तो एक नेशनल फ्लैग डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जैसे अपने आप देखते हैं इंडिया में पार्लियामेंट को बनाया गया, फिर उसके बाद स्टेट में असेंबलीज होती हैं, तो इसी तरह से फ्रांस में भी नेशनल असेंबलीज को डेवलप किया गया और फिर वहीं से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी
वो आगे अपने आप को सर्वाइव किया। तो मतलब डेमोक्रेटिक वे में पोलिंग हुई, ठीक है, इलेक्शंस हुए और नेशनल असेंबली जो थी वो डेवलप हुई और वहीं से गवर्नमेंट जो थी वो रन कराई गई। फिर क्या हुआ, न्यू हाइम्स व कंपोज ओथ्स वर टेकन, कि हाइम्स मतलब नारे बनाए गए, तरह तरह के नारे बनाए गए गवर्नमेंट के फेवर में, कंट्री के फेवर में, जैसे अपने यहाँ भी नारे होते हैं अलग अलग हैं, ऐसी नारे बनाए गए। शपथ ली गई, ओथ्स मतलब होता शपथ, शपथ ली गई कि हम अपने देश की खातिर जिंदा रहेंगे, देश की खातिर मरेंगे, देश के लिए आगे बढ़ाने में साथ देंगे, ठीक है। तो अपने यहाँ जैसे इंडिया में अलग अलग नारे और शपथ ली जाती हैं, ऐसी उनके यहाँ भी नए हाइम्स और शपथ बनाई गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आप देख रहे हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश। तो पहले जब मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी तो वहां पे हर राजा महाराजा ने अपने अपने स्टेट या अपने अपने रीजन के हिसाब से जो थे करों को मतलब टैक्सेस को तय कर रखा था। तो ड्यूटीज मतलब होता टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज मतलब कि कौन सी चीज कहाँ से आनी है, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगना है। तो अलग अलग मतलब रीजन में अलग अलग टैक्सेस थे, अलग अलग ड्यूज पब्लिक के ऊपर डाले जाते थे, मतलब प्रजा से अलग अलग टैक्सेस को, अलग अलग ड्यूज को वसूला जाता था। लेकिन जब ये एक कंट्री बनी, फ्रांस एज अ कंट्री बनी, तो वहां पे ये सारे टैक्सेस को, जो इस तरह की छोटे छोटे टैक्सेस जो अलग अलग मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थे, उनको खत्म किया गया और वहां पे एक यूनिफॉर्म टैक्स लाया गया। जैसे अपने इंडिया में आप जानते हो कि एक GST नाम का जो टैक्स है, इसी तरह से पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म टैक्स को रखा गया और छोटे छोटे टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। फिर नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स इवॉल्व। इसी तरह से एक पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म सिस्टम रखा गया जिसमें वेट का हुआ, जिसमें मेजर को रखा गया। कहीं पे मतलब ये नहीं कि जैसे मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वेट की यूनिट्स थी, अलग अलग मतलब मेजर करने की यूनिट्स थी, लेकिन कंट्री जब फ्रांस एज अ कंट्री बना तो एक ही मेजर की और वेट की यूनिट को रखा गया, ठीक है, कि अब ये वेट की यूनिट है वो चलेगी या ये मेजर की यूनिट है वो चलेगी। फिर अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि दिल्ली में होती है और वो पूरे इंडिया में बेसिकली वो गवर्न करती है, पूरे इंडिया को गवर्न करती है। तो ऐसी एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखा गया, जो कहा गया कि अब यहीं से जितने भी पूरे फ्रांस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे वो यहीं से गवर्न होंगे। मतलब आप कह सकते हो कि एक सरकार रखी बनाई गई और कहा गया ये सरकार जो है अब पूरे फ्रांस को गवर्न करेगी, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज मतलब छोटे छोटे स्टेट्स में या छोटे छोटे रीजन्स को खत्म कर दिया गया और कहा कि अब ये सेंट्रलाइज जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है यहीं से पूरा जो फ्रांस है वो बेसिकली गवर्न करेगी, यहीं से पूरे फ्रांस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। फिर क्या हुआ, अब जैसे हमारे आप इंडिया में देखते हो कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। हम किसी स्टेट में आते हैं वहाँ की दूसरी लैंग्वेज है, यूपी में आते हैं, यूपी बिहार में हमारी हिंदी बोली जाती है। इसी तरह से हम साउथ में जाए तो वहाँ पे साउथ लैंग्वेजेस होती हैं। तो फ्रांस में भी इसी तरह की बेसिकली अलग अलग जो डायलेक्ट्स थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी वो थी। तो वहाँ पे उस टाइम क्या हुआ कि जो रीजनल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया, मतलब उनको बढ़ावा नहीं दिया गया और एक लैंग्वेज जो कि फ्रेंच थी उसको प्रमोट किया गया, ठीक है। तो एक लैंग्वेज फ्रेंच को प्रमोट किया गया और जो छोटी मोटी जो लैंग्वेज थी, जो रीजनल लैंग्वेज थी या डायलेक्ट्स थे, उनको डिस्करेज किया गया, जिससे लोगों को एकजुट हो सके, मतलब सबको ये फीलिंग आए कि हम सब एक जबान वाले हैं, हम सब एक लैंग्वेज वाले हैं। तो लोगों को एकजुट करने के लिए ये चीजें भी आजमाएंगी। तो होपफुली आपको ये स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। तो पहले ली पैट्री और ली सिटियोन का मतलब ये समझ लीजिए। ली पैट्री मतलब फादरलैंड और ली सिटियोन मतलब कि इक्वल राइट्स ऑफ द सिटीजन एज अ कंट्री, ठीक है। फिर न्यू फ्रेंच फ्लैग हुआ, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली हुई, न्यू हिम्स वर कंपोज, ओथ वर टेकन, नारे बनाए गए, शपथ नई ली गई, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया गया, ड्यूज को खत्म किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स आए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आया, ठीक है, जो कि एक पूरे फ्रांस को गवर्न करता था। फिर रीजनल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स थे वो खत्म किए गए, मतलब डिस्करेज किए गए और फ्रेंच को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारे स्टेप्स क्या थे, कलेक्टिव स्टेप्स थे और द कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक सिटीजन को ये सारे स्टेप्स के सामने लाए गए ताकि कहा जाए कि हम लोग जो है एकजुट हो सके एक कंट्री के तौर पे, ठीक है। अलग अलग रीजन ना हो करके एक कंट्री के तौर पे हम एकजुट हो सके। तो ये फ्रांस के अंदर ये चीजें हुई। अब बाकी आगे का जो किस तरह से ये नेशनलिज्म दूसरे यूरोप के दूसरे कंट्रीज में गया, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड बाय।